नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 133 के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा नागरिक और सैन्य शासन। इससे पहले 3 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। आशा है वो सभी चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सैनिक शासन क्या है, सैनिक शासन की विशेषताएँ क्या होती हैं, सैनिक शासन का किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में सेना का दबदबा है। तो यानी कि पाकिस्तान में एक तरीके से मिलिट्रियन पावर है और सारे के सारे महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो पाकिस्तानी सेना ही लेती है। ठीक इसी प्रकार से म्यांमार में अगर देखेंगे आप, म्यांमार की राजनीतिक व्यवस्था में वहाँ पर भी सेना का ही दबदबा है। तो एक लोकतांत्रिक देश में सेना की क्या भूमिका होती है और एक सैन्य शासन वाले देश में सेना की क्या भूमिका होती है, ये चीज़ आपको इस चैप्टर में बहुत डीपली समझाई जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी देश में सेना उस देश के प्रशासन का एक अनिवार्य अंग होती है। बिना सेना के किसी देश की सुरक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना सेना के अगर हम ये सोचें कि कोई देश सुरक्षित है तो ये कोरी कल्पना होगी। तो ऐसे में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जहाँ किसी एक देश को चलाने का काम कर रही हैं, वहीं उस देश की जो सुरक्षा है वो सेना के हाथ में है। ऐसा इस चैप्टर का इंट्रो दे रहा है। तो इस चैप्टर के इंट्रो में जो बातें की गई हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि नागरिक सैनिक संबंधों से आप क्या समझते हो। तो जब आप नागरिक सैनिक संबंधों की बात करते हो तो यहाँ पर आपके सामने 3 शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है सेना, दूसरा शब्द आता है नागरिक और तीसरा आता है नागरिक सैन्य संबंध। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेना शब्द का क्या अर्थ होता है, नागरिक शब्द का क्या अर्थ होता है और नागरिक सैन्य संबंध कौन से संबंध कहलाते हैं। तो देखो, जब आप सेना शब्द की परिभाषा देखोगे तो सेना शब्द की एक परिभाषा यहाँ पर दी गई है कि जो राज्य संयोजन है, तो राज्य के संयोजन के सभी क्षेत्रों में जो वर्दीधारी सशस्त्र सेवाएं होती हैं उसे ही सेना कहा जाता है। यानी कि राज्य के संचालन के क्षेत्रों में कुछ वर्दीधारी लोग होते हैं जो अपनी सेवाओं को शस्त्रों के माध्यम से देते हैं, वो सेना कहलाती है। यानी कि इस परिभाषा में 3 चीज़ों पर जोर दिया गया है। पहली चीज़ ये है कि युद्ध के हथियारों पर केवल और केवल सेना का एकाधिकार होगा। यानी कि युद्ध के हथियारों पर सेना के अलावा और किसी का अधिकार नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि सेना का पहला उद्देश्य ये होगा कि राष्ट्र और उसके नागरिकों की बाहर की सेना से क्या करे, रक्षा करे। तीसरी बात सेना में ये आती है कि वो राज्य की मशीनरी के रूप में लीगली काम करेंगे, इलीगली काम नहीं करेंगे। तो सेना की अगर हम बात करेंगे तो राज्य के संचालन के सभी क्षेत्रों में जो सशस्त्र सेवाएं होती हैं उसे हम सैन्य सेवाएं कहते हैं। और इस सैन्य सेवाओं में 3 बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि युद्ध के हथियारों पर सेना का एकाधिकार होगा। दूसरी बात ये होगी कि राष्ट्र, राज्य और नागरिकों को बाहर के लोगों से खतरे से बचाने का काम किसका होगा, सेना का होगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात जो एडमंड्स ने बताई है वो ये बताई है कि ये राज्य की एक मशीनरी के रूप में वर्क करेंगी और वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ होंगी और इसीलिए लीगल भी होंगी। ये तो बात होगी सैनिक शब्द की। तो सैनिक शब्द से क्या समझते हैं हम, ये बात हमें पता चल गई। अब हम बात करते हैं नागरिक शब्द में कौन कौन आता है। तो नागरिक शब्द एक बड़ा व्यापक शब्द है। नागरिक शब्द की अगर आप बात करोगे तो इसमें सारे गैर सैन्य सामाजिक कार्यकर्ता, सारे ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ दोनों स्तर की सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य स्तर की सरकारें हों, सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़, जितने भी प्रभावी ग्रुप हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं, जितने भी नागरिक समाज हैं, ये सब नागरिक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर हम नागरिक शब्द की बात करें तो ये अपने आप में एक व्यापक शब्द रखता है। अगर हम छोटे अर्थों में नागरिक शब्द की बात करें तो नागरिक शब्द का मतलब होता है किसी एक देश में रहने वाले सारे निवासी उस देश के नागरिक होते हैं जिन्हें उस देश की नागरिकता प्राप्त है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 और 13 का अध्ययन करेंगे तो आर्टिकल नंबर जो 12 है वो हमें राज्य की परिभाषा दे रहा है कि राज्य में कौन कौन शामिल हैं। अब हम राज्य और नागरिक और सैन्य संबंधों की बात करते हैं। तो नागरिक और सैन्य संबंध हमें ये बताता है कि सेना और नागरिक के बीच किस प्रकार के रिश्ते हैं। यहाँ पर नागरिक का मतलब होगा नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार, जिसे हम नागरिक सरकार कहते हैं। तो व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो सेना और समाज के बीच का जो रिलेशन है उसी रिलेशन को हम नागरिक सैन्य संबंध कहते हैं। तो एग्जामिनर जब आपसे नागरिक सैन्य संबंध के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले आप सेना शब्द की परिभाषा देंगे, फिर आप नागरिक शब्द की परिभाषा देंगे और फिर नागरिक सैन्य संबंधों के बारे में बताएंगे। तो भाई यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान देखेंगे कि जब हम नागरिक और सैन्य संबंध की बात करते हैं
तो इन संबंधों के बारे में विश्लेषण करना आसान नहीं रहा है। यानी कि जब हम नागरिक और सेना का संबंध पढ़ते हैं तो इसको पढ़ना इतना आसान नहीं रहा है, इतना समझना आसान नहीं रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता था, अगर हम आज के टाइम पर देखें तो सरकार का अलग काम है और सेना का अलग काम है। लेकिन अगर आप पहले के टाइम पर देखोगे, अगर आप यूरोपीय राजनीति का इतिहास पढ़ोगे या भारतीय राजनीति का इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जो योद्धा होते थे वही राजा भी होते थे। यानी कि पहले राजनीति का काम भी एक ही व्यक्ति का होता था और युद्ध लड़ने का काम भी एक ही व्यक्ति होता था। एक ही व्यक्ति सेनापति भी होता था और एक ही व्यक्ति राजा की भूमिका भी निभाता था। जबकि आज के टाइम पे सरकार की भूमिका प्रशासन को चलाने में है, जबकि सैन्य भूमिका सुरक्षा करने में। यानी कि आज सेना की भूमिका अलग है और सरकार की भूमिका अलग है। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो पहले एक ही व्यक्ति युद्ध भी करता था और शासन भी चलाता था, और ये 18वीं सेंचुरी तक चलता रहा। 18वीं सेंचुरी में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस चीज़ में थोड़ा सा बदलाव आया, और बदलाव ये आया कि अब सेना अपने देश के प्रति राष्ट्र भाव से ग्रसित होगी। यानी कि सेना के अंदर अब देशभक्ति की भावना आ जाएगी और वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखेगी। अब वो अपने आप निष्ठा नहीं रखेगी, अपनी पावर के लिए नहीं काम करेगी, अब वो देश के प्रति काम करेगी। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद सेना में राष्ट्र भावना का उदय हुआ, जबकि उससे पहले सेना सिर्फ और सिर्फ शासन को चलाने का काम करती थी। उससे पहले सेना का काम था राजा की आज्ञा मानना। लेकिन यहाँ से सेना की भावना बिल्कुल बदल गई। जब सेना की भावना बदल गई तो उसकी जीवन शैली में भी परिवर्तन आ गया, उसकी ट्रेनिंग में भी परिवर्तन आ गया, और आज सरकार अलग कार्य कर रही है और सेना आज अलग कार्य कर रही है। आज सेना से हम ये आशा करते हैं कि वो सरकार के अंतर्गत रहकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अगर हम देखें तो एशिया के कई देशों में, अफ्रीका के कई देशों में, लैटिन अमेरिका के कई देशों में बड़े पैमाने पर सैनिक शासन को बढ़ावा दिया गया है। अगर आप पिछले 50 सालों की राजनीति का अध्ययन करोगे, खास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो आपको पता चलेगा जो ये छोटे छोटे विकासशील देश हैं, इन देशों में लगभग 56% देशों में एक बार सैनिक शासन जरूर आया है। यानी कि अगर आप विकासशील देशों की हिस्ट्री पढ़ोगे तो 56% कंट्रियां ऐसी हैं जहां पर एक ना एक बार सैनिक शासन आया ही आया है। इवन बड़े बड़े देशों में भी आया है। आप अगर सोचें कि छोटे देशों में आया तो ऐसा नहीं है, कुछ विकसित देशों में भी सैनिक शासन मौजूद था। जैसे यूरोप के स्पेन में 1930 से 1970 तक सैनिक शासन चला था। पोर्टुगल में 1920 से 1970 तक सैनिक शासन चला था। ग्रीस में 1967 से 1970 के बीच में सैनिक शासन आया था। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी सैनिक शासन आएगा तो उसका मतलब है उस राष्ट्र की राजनीति में कुछ गड़बड़ चल रही है। अब जब यूरोपियन कंट्रीज में, खासतौर पर स्पेन में, पुर्तगाल में सैनिक शासन आया तो राजनीतिक वैज्ञानिकों का ध्यान जो है इस ओर गया कि वो सैन्य संबंधों के ऊपर भी लेख लिखें, और इसके बाद नागरिक सैन्य संबंधों का अध्ययन बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल थ्योरी में होने लगा और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी होने लगा। और इस आधार पर इन्होंने ये कहा कि जो नागरिक सैन्य संबंध हैं इन्हें 3 तरीके से हम बांट सकते हैं। पहले वर्ग में वो राजनीतिक शासन आते हैं जिसमें जो सैनिक शासन होते हैं वो राजनीति से बाहर होते हैं, जैसे इंडिया। अगर आप भारत की बात करोगे, अमेरिका में बात करोगे तो राजनीति अपनी भूमिका अलग निभाती है, जबकि सेना अपनी एक अलग भूमिका निभाती है। सेना बस एक तरीके से ना सहायक के रूप में कार्य करती है। तो पहले वर्ग में वे शासन आते हैं जिसमें सशस्त्र बल राजनीति से अलग होती है, सेना सिर्फ और सिर्फ सहायता करती है, सहायक रूप में होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करो, यूएसए की बात करो, तो ये इस प्रकार के देश हैं जहाँ पर बहुत अच्छे नागरिक सैन्य संबंध बने हुए हैं, जहाँ पर सेना का मुख्य कार्य सिर्फ और सिर्फ सरकारी गतिविधियों की सहायता करना है। दूसरे वर्ग में वो राजनीतिक प्रणालियाँ आती हैं। अगर हम दूसरे वर्ग में बात करें तो वो राजनीतिक प्रणालियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे चीन में है, इराक में है, जहाँ पर सेना क्या करती है, पार्टी के साथ मिलकर काम करती है। यानी कि सेना और पार्टियों के बीच में सहजीवी संबंध होता है। जितने भी मार्क्सिस्ट कंट्री हैं वहाँ पर इसी प्रकार की शासन प्रणाली है। तो एक तो शासन प्रणाली पहले वर्ग में तो वो आते हैं जहाँ पर राजनीति और सेना का क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन दूसरे वर्ग में वो देश आते हैं जहाँ पर राजनीति में और सेना एक दूसरे की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और दोनों के बीच में एक कोरिलेशन चलता है। सोवियत संघ में भी इसी प्रकार से ऐसा ही था, म्यांमार में भी इसी प्रकार से ऐसा है। लास्ट में अगर हम बात करें तो तीसरे वर्ग में वे देश आते हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और खुद शासन किया। फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया की बात करें, पाकिस्तान में बात करें तो नाइजीरिया में, पाकिस्तान में क्या हुआ, जब भी डेमोक्रेटिक सरकारें बनी हैं, लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं, तो सेना ने अपनी पावर का प्रयोग करके उन सरकारों को हटा दिया और खुद सत्ता की बागडोर संभाल ली।
तो अगर हम बात करें नागरिक सैन्य संबंधों की, तो नागरिक सैन्य संबंध में जो सैन्य शासन है वो 3 वर्गों में आता है। पहले वर्ग में वो देश आते हैं जहां पर राजनीतिक दल अलग कार्य करते हैं और सेना जो है वो अलग कार्य करती है, फॉर एग्जाम्पल भारत और यूएसए। दूसरे वर्ग में राजनीति और सेना का संबंध एक दूसरे से जुड़ा होता है, यहाँ जैसे कि चीन और इराक में। तीसरे वर्ग में ऐसा होता है कि सेना ही शासन करती है और वो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाती है और राजनीतिक दलों को उखाड़ फेंकती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की बात करो, नाइजीरिया की बात करो। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि नागरिक और सैनिक संबंधों के बारे में बताइए, तो सबसे पहले आप सेना की परिभाषा दोगे, फिर नागरिक की परिभाषा दोगे, फिर नागरिक सैन्य संबंधों के बारे में बताओगे। अब हम भारत की सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम भारत की सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, चीन की सैन्य व्यवस्था के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जब आप भारत की सैनिक व्यवस्था की बात करते हो तो आप सभी को पता है भारत में राजनीति का क्षेत्र अलग है और सेना का क्षेत्र अलग है। हालांकि कई बार ऐसी परिस्थितियां इंडिया के अंदर भी आई हैं कि सेना ने तख्ता पलट करने की कोशिश करी या फिर कम से कम सरकार से अपने व्यवहार को अलग तरीके से दिखाया है। जैसे कि यहाँ पर बताया भी जाएगा कि भारत में अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद सेना की अराजनीतिक प्रकृति रही है। अराजनीतिक प्रकृति का मतलब यह है कि राजनीति से सेना का कोई लेना देना नहीं रहा है। आज़ादी के बाद लंबे समय तक जो सेना थी वो कभी भी विदेश नीति में और सुरक्षा नीति के मामले में निर्णय नहीं लेती थी, क्योंकि विदेश नीति के मामले में विदेश मंत्रालय निर्णय लेता है और सुरक्षा नीति के संबंध में रक्षा मंत्री निर्णय लेते हैं, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री निर्णय लेती है। तो सेना को इन सब कामों से बाहर रखा है। सेना किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लेती है, डिसीजन जो लेती है वो मिनिस्ट्री लेती है इंडिया के अंदर। लेकिन 1962 में जब चीन युद्ध हुआ और जब बाहरी सुरक्षा के मामले में संवेदनशीलता बढ़ी, क्योंकि ये युद्ध हमारे पक्ष में नहीं रहा था, इस युद्ध में चीन की विजय हुई थी, तो ऐसे में सेना ये चाहती थी कि उसे एक भूमिका मिले ताकि वो देश की सुरक्षा को अच्छे से निभा सके। लेकिन फिर भी सेना को कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई। इसी वजह से नागरिक नेतृत्व यानी कि सरकार और सेना के बीच में संबंध थोड़े से बेकार हो गए। सेना और राजनीतिक आकाओं के बीच में खींचातानी शुरू हो गई। उस समय के जो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल थे, जो आगे चलकर फील्ड मार्शल भी बने, जिनका नाम था थिमैया, तो थिमैया ने क्या करा, तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं इस पद पर काम नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई और अपना इस्तीफा वापस ले लिया, क्योंकि जो पाकिस्तान के समकक्ष थे वो दिल्ली आने वाले थे। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान के समकक्ष दिल्ली आते और ऐसे में उन्हें भारतीय सेना के रवैये के बारे में पता चलता, तो उन्हें भारतीय राजनीति की अंदरूनी गड़बड़ के बारे में पता चल जाता। तो इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए इन्होंने अपना क्या करा, इस्तीफा वापस ले लिया। कुछ वर्षों के बाद सेना की एक टुकड़ी को उसके असैनिक काल में बिना नागरिक नेतृत्व के आवश्यक अनुपति के एक गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या को देखते हुए एक ट्रांसफर भी कर दिया गया था। दिसंबर 1998 में नौसेना के प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत को राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और अपने रक्षा मंत्री के आदेशों को न मानने के लिए बर्खास्त भी कर दिया गया था। हालांकि जो एडमिरल था उसने सरकार के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को उचित दिखाया और ये कहा कि एडमिरल को हटाया जा सकता है और बर्खास्त की जा सकती है। ये उदाहरण हमें ये बताते हैं कि वैसे तो भारत में सेना का रवैया ठीक ठाक रहा है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां पर सेना और सरकार का जो संबंध है वो कई बार बिगड़ने की हालत पर आए हैं, लेकिन बिगड़े नहीं हैं। तो कुल मिलाकर भारत की सैन्य व्यवस्था का जब आप अध्ययन करते हो तो भारत में आज़ादी के बाद से जो सेना रही है वो निर्णय नहीं लेती है, वो निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी नहीं करती है। निर्णय प्रक्रिया का जो रोल है वो सरकार के पास है, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर सेना ने अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन उसे गंभीरता से हटा दिया गया। हालांकि 2019 के बाद सैन्य परिवर्तन किए गए और तीनों सेनाओं का एक चीफ डिफेंस रख दिया गया, जो कि 2019 में जनरल विपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए। मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर रखा है। तो 2019 में परिवर्तन किया गया था। तो यहाँ पर इतना डीपली इसके बारे में नहीं बताया गया। तो अगर वो भारत की सैन्य व्यवस्था के बारे में आपसे पूछे तो आप इस तरीके से बता देंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की जो सैनिक व्यवस्था है एक आदर्श सैनिक व्यवस्था है जो नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यता को दिखाती है, लेकिन राजनीति में उसका कोई रोल नहीं है। अब हम चीन की सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जब आप चीन की बात करते हो तो चीन एक मार्क्सवादी विचारधारा वाला देश रहा है और यहाँ पर सारी की सारी जो पावर है वो कम्युनिस्ट पार्टी के पास है, जो राज्य के सारे मामलों को कंट्रोल करती है।
और ये जो कंट्रोल करती है वो सेना के माध्यम से करती है। यानी कि जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है इसके पावर का सोर्स क्या है, यहाँ की सेना। तो इसी वजह से सेना के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं ये भी सत्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से सेना और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मिलकर शासन करती है और दोनों एक दूसरे के सहयोगी के रूप में चलते हैं। चीन में जब माओ का शासन था, यानी कि माओ से तुंग वहाँ के शासन करता थे, तो उन्होंने सेना और पार्टी के बीच में थोड़े से डिफरेंस रखे और इन्होंने ये कहा कि पार्टी को हमेशा सेना पर कंट्रोल रखना चाहिए, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऊपर होनी चाहिए और सेना उसके नीचे होनी चाहिए। लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें हटी और क्या हुआ कि सेना पूरी तरीके से राजनीति में अपनी भूमिका अदा करने लगी। सेना अक्सर देश में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संरचनाओं का सदस्य होती है। यानी कि चीन की बात करें तो चीन में जितने भी सर्वोच्च निर्णय लिए जाते हैं उसमें सेना का भी रोल अदा होता है। जैसे कि पॉलिस ब्यूरो की स्थायी कमेटी में भी सेना के लोग अपना योगदान देते हैं। स्थायी समिति में भी सेना की, पहले स्थायी समिति में लीडरशिप नहीं थी सेना की, लेकिन आगे चलकर सेना की लीडरशिप इसमें बढ़ गई। तो अगर हम चीन की बात करें तो चीन में भारत से अलग व्यवस्था है। चीन में जो है सेना राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि कई बार बहस होती है कि सेना को कितने अधिकार दिए जाएं, लेकिन फिर भी वर्तमान तक अगर हम बात करें तो सेना जो है वहाँ की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कई बार सेना के ऊपर भ्रष्टाचार और जमाखोरी के आरोप भी लगे हैं। सिंपल सी बात है, अगर राजनीति में कोई व्यक्ति शामिल होगा तो उसके ऊपर ये आरोप तो लगने लगे हैं। तो अगर वो भारत और चीन की सैन्य प्रणालियों की तुलना करने के लिए आपसे कहता है तो आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। अगर राजनीति में सेना का हस्तक्षेप हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर आगे ये बात हमें बताई गई है। तो देखो, जब राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप होता है, अगर आप एशिया के देशों की बात करें, अफ्रीका के देशों की बात करें, तो ये देश स्वतंत्र रूप में उभरे, लेकिन आगे चलकर सेना ने इन राज्यों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। शुरुआत में हालांकि इन देशों में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, लेकिन जल्द ही सेना ने इनकी सत्ता को उखाड़ फेंका। जैसे कि भारत में आप पाकिस्तान में देख सकते हो, म्यांमार में भी इसी तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि सेना जब राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब वो देश पिछड़ा हुआ होता है, गरीब होता है, लोग अशिक्षित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एफ फाइनर ने अपनी किताब मैन ऑन हॉर्सबैक में लिखा है कि विकासशील देशों में जो नागरिक सैन्य संबंध होते हैं, इसके बारे में इस चीज़ में लिखा हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने राजनीतिक संस्कृति में 4 स्तरों की पहचान करी है कि कुछ देशों की राजनीतिक संस्कृति बड़ी परिपक्व होती है, यानी कि मैच्योर होती है। कुछ देशों की राजनीतिक संस्कृति बहुत विकसित होती है। कुछ देशों की संस्कृति बहुत निम्न भी होती है और न्यूनतम भी होती है। तो जिन देशों की संस्कृति बहुत निम्न होती है, जिन देशों में विकास की अवस्था बड़ी कमज़ोर होती है, वहीं पर सेना अपना शासन चलाती है। अगर आप विकासशील देशों में सेना की राजनीतिक भूमिका को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता संघर्ष में सेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी आधार पर वो चाहते हैं कि सेना ये एक महत्वपूर्ण भूमिका आगे भी निभाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अल्जीरिया की बात करोगे तो अल्जीरिया की राजनीतिक व्यवस्था में सेना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो जिन देशों में सामाजिक तालमेल की कमी होती है, इसके अलावा सामाजिक वर्ग में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मध्यम वर्ग कमज़ोर होता है, राजनीतिक लामबंदी नहीं होती है, लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयर नहीं होते हैं, वहाँ पर सेना इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए अपना शासन स्थापित कर लेती है। आगे चैप्टर में सैन्य शासन की विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। तो मोस्टली जो हमने अब तक चैप्टर में पढ़ लिया है वही चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो सैन्य शासन ऐसे राज्य हैं जहाँ सशस्त्र बल पूरी तरीके से राजनीतिक निर्णय लेते हैं। सैनिक शासन का शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ सरकार को हटाकर सारे के सारे जो शासन है वो सेना के नाम पर किया जाता है। सैनिक शासन अपनी लीगलिटी जो है वो अपनी पावर के दम पर दिखाती है और एक तरीके से निरंकुश शासन को चलाती है। अगर हम सेना की बात करें तो कई बार ये बल का सहारा भी लेते हैं और हालांकि इनकी लीगलिटी बहुत कम होती है। कई बार ये निर्मम हत्याओं का सहारा भी लेते हैं अपनी सत्ता का दावा करने के लिए। सैनिक शासन के अगर हम प्रकार की बात करें तो मोटे तौर पर जो सैनिक शासन है उसे यहाँ पर कई प्रकार से बांटा गया है, जहाँ पर हम 2 भागों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली है सैनिक सरकार, जिसे हम मिलिट्री जुंटा के नाम से जानते हैं। इसमें सारी सर्वोच्च नीति कौन बनाएगी? सेना बनाएगी। तीनों सेनाएं मिलकर, और सेना के 3 रूप होते हैं, मिलिट्री यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना। तो ये तीनों सेनाएं मिलकर क्या करेंगी? सारे डिसीजन लेंगी, सारी नीतियां बनाएगी। ये पहले प्रकार का सैनिक सरकार होती है। इसमें सारी पार्टियों को दबा दिया जाता है, विधानसभाओं को दबा दिया जाता है या किसी एक पार्टी को अनुमति दे दी जाती है। अक्सर पार्टियां सेना के नाम पर ही काम करती हैं। कुल मिलाकर सेना सक्रिय और सर्वोच्च भूमिका निभाती है पहले प्रकार की सैनिक सरकार में। दूसरे प्रकार की जो सरकार है वो अध्यक्षीय व्यवस्था है। इसमें क्या होगी? सेना रचनात्मक भूमिका निभाएगी
और सेना रक्षात्मक भूमिका नहीं निभाएगी, सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगी, बल्कि एक सहायक की भूमिका निभाएगी, यानी कि एक तरीके से सरकार के सहायक के रूप में काम करेगी। जैसे कि एक देश है कांगो, तो कांगो में सेना की जो भूमिका है वो राष्ट्रपति के सहायक के रूप में होती है, यानी कि सारे डिसीजन राष्ट्रपति लेगा, लेकिन जो सेना है वो उसकी सहायता करेगी। यानी कि जब आप सैनिक शासन के प्रकार की बात करते हैं तो एक सैनिक शासन होता है जिसे हम सैनिक सरकार कहते हैं, जिसमें तीनों सेनाएं मिलकर सारे डिसीजन लेती है, सेना ही सबसे बढ़िया भूमिका निभाती है। दूसरा अध्यक्षीय प्रकार की शासन व्यवस्था है, जिसमें सेना डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाती है, बल्कि वो सहायक के रूप में भूमिका निभाती है। शासन की रणनीतियां की बात करें तो सैनिक शासन की रणनीतियां ये हैं कि ये पूरी की पूरी आबादी को अपने कंट्रोल में रखते हैं, और इसके लिए कई बार क्रूर और हिंसा का सहारा भी लिया जाता है। बड़े पैमाने पर लोगों का दमन किया जाता है, जितने भी विरोधी शासक होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, उनकी निर्ममता से हत्या की जाती है। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, पाकिस्तान में जब जनरल जिया उल हक का शासन था तो उन्होंने बहुत सारे राजनेताओं और अधिकारियों की निगरानी के लिए 1 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति करी, जो कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के लिए इन्होंने उन्हें रखा, ताकि वो जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, राजनेता हैं, उनकी निगरानी कर सकें, उनकी जासूसी कर सकें। ऐसे देशों में जो रक्षा बजट पे ध्यान दिया जाता है, यानी कि बजट का एक बहुत बड़ा भाग केवल और केवल सेना के ऊपर खर्च किया जाता है। राजनीति में जब सेना आती है तो इसके परिणाम क्या होते हैं? तो राजनीति में जब सेना आती है भैया, इसके परिणाम ये होते हैं कि लोकतंत्र वहाँ पर ज़्यादा विकसित नहीं होता है। बड़े पैमाने पर अगर हम सैनिक शासन वाले देशों को अध्ययन करें तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर प्रेस पर सेंसरशिप कर दी जाती है, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, और नागरिक सरकारें वहाँ पर नहीं आ पाती हैं। तो जैसे कि किताब आपकी कहती है कि 1950 और 1960 के दशक में अगर हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बड़े पैमाने पर कम्युनिज्म को बढ़ावा मिला, और कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवादी विचारधारा को रोकने के लिए यहाँ पर सेना की स्थापना की गई। यानी कि आपको पता है दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोल्ड वॉर चला, और ये जो कोल्ड वॉर था वो USSR और USA के बीच में चला। ऐसे में कम्युनिस्ट अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया गया, ताकि यहाँ पर कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। कुल मिलाकर इस विचारधारा को हम स्टालिनवाद के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर उन देशों के बारे में बताया गया है। आगे बताया गया 1950 और 60 में पाकिस्तान में भी सैनिक तानाशाही थी, यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन, हिंसा चल रही थी। इसी तरीके से नाइजीरिया में भी 1966 में ऐसा ही हुआ, जहाँ पर सैनिक शासन चला। तो अगर हम यहाँ पर सूडान की बात करें तो सूडान के दक्षिणी हिस्सों में भी गुरिल्लाओं से युद्ध के लिए सेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर कुछ देशों के एग्जाम्पल दिए हैं, और अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि सैनिक शासन में प्रेस पर सेंसरशिप की जाती है, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जो राजनीतिक नेता सेना का विरोध करते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। लोकतांत्रिक परंपराएं यहाँ पर विफल हो जाती हैं, जो भी राजनेता विफल रहते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये राजनीतिक सेना और उसके परिणाम रहे हैं। आगे चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर एक सारांश दिया गया है। ये चैप्टर थोड़ा सा आसान भी है और आई होप सो चीज़ें इसमें समझ में आई भी होंगी। तो अगर एग्जामिनर आपसे सैन्य शासन के बारे में पूछता है तो सबसे पहले आप सेना, नागरिक और सैन्य संबंधों के बारे में बताओगे, फिर थोड़ा सा एग्जाम्पल बताओगे भारत का और चाइना का, फिर उसी आधार पर चैप्टर में आगे बात की गई है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।